बच्चे पड़ताल कर रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। लगा दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर परिवार में। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूं यूपी टेट मैथमेटिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो प्रिय साथियों, आज की इस गणित की कक्षा में आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा जो आने वाली परीक्षा जो यूपी टेट या सुपर टेट हो सकती है उसमें आपको मदद देगी। ठीक है, सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास एक रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर छुट्टी रहती है उस दिन। तो अब क्लास जो है वो अब बिल्कुल क्लास ना दी जाए, उससे बढ़िया है कि रिकॉर्डेड कर दी जाए। तो क्लास रिकॉर्ड आपके लिए कर दी गई है। ठीक है, तो मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जो कंटेंट आपको मैं डिलीवर करूंगा, जो क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, उन क्वेश्चंस को समय दूंगा ताकि कोई डाउट रहे ना। ठीक है, आपको ये लिखना ना पड़े कि सर दोबारा बता दीजिए। तो वो मैं अपने आप से उस चीज को अपने अनुभव के आधार पर कि स्टूडेंट को कहाँ डाउट हो सकता है उस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा चीज। ठीक है, तो शुभारंभ करते हैं पहले सवाल से। और आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं? ठीक है साथियों, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? ये क्वेश्चन जो है आपके परम्यूटेशन से पूछा गया, यानी एक चैप्टर पढ़ाया जाता है क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में, ये वहां से क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, तो आपको अभी इस सवाल में क्या क्या रहा है, आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो वो ये कह रहा है आपसे कि भाई एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन एक शब्द है, इसमें इतने सारे अक्षर हैं, जैसे ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, ये सारे अक्षर हैं एजुकेशन में। मुझे इन सभी अक्षरों को आगे पीछे करके नए नए शब्दों की रचना करनी है, लेकिन उसमें जो स्वर हो वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो वर्ड है साथियों एजुकेशन, इस एजुकेशन शब्द को ध्यान से देखिए। इसमें स्वर और व्यंजन दो अलग अलग आपको अक्षर नजर आएंगे, जैसे कि डी सी टी एन, डी सी टी एन, ये क्या है? सारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, डी सी टी एन। और अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, पांचों वोवेल यानी पांचों स्वर इसमें मौजूद है। तो अगर एजुकेशन शब्द को मैं सबसे पहले अरेंज करूंगा कॉन्सोनेंट्स और वोवेल की फॉर्म में, ठीक है, डीसीटीएन और यू ए आई ओ, एक तो ये बन गया अक्षर। अब इसमें कितनी संभावनाएं? तो साथियों आप ये देखिए कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भाई डी पहले आए फिर सी आए फिर टी आए फिर एन आए फिर लास्ट में ये आए। हो सकता है कि सी पहले आ जाए डी बाद में आ जाए, हो सकता है कि टी सबसे पहले हो फिर बाद में डी सी एन फिर ये हो, या हो सकता है पहले ये वाला एक हो पहले आ जाए फिर डी सी टी एन पीछे आ जाए। तो कितनी संभावनाएं बनती हैं इसमें? संभावनाएं बनती हैं साथियों फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 बनती है कॉन्सोनेंट्स में, यानी 1 2 3 4 5। हम ये जो पूरा लिखा हुआ ना ई यू ए आई यू, हम इसको एक अक्षर के रूप में देखेंगे। तो टोटल 5 अक्षर हो गए, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और एक 5वां अक्षर के रूप में हमने ई यू ए आई ओ को देख लिया। ई यू ए आई ओ को हमने एक पूरे अक्षर के रूप में देख लिया, तो टोटल ये 5 अक्षर हो गए। तो इन 5 अक्षर की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? कुछ नहीं करना, बस 5 लिख के फैक्टोरियल लगा देना, फिर मल्टीप्लाई करना। अब ये जो ई यू ए आई ओ है इसके अंदर भी संभावनाएं बनती हैं। भाई उसने ये तो कहा नहीं है कि सबसे पहले ई आएगा फिर यू आएगा फिर ए आएगा, उसने किसी भी जो वोवेल है जो स्वर है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं की। तो पोजीशन चेंज भी तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यू पहले आ जाए ई बाद में आ जाए। यानी कि यहां पर कितनी संभावनाएं बनेंगी? यहां पर भी फैक्टोरियल 5 यानी कि इतनी संभावनाएं बनेंगी।
अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 की 1 से लेके 5 तक की संख्याओं की गुणा। किसी भी संख्या के ऊपर अगर फैक्टोरियल लग गया तो उसका मतलब है कि उस संख्या का मल्टीप्लाई करना है क्रमागत रूप से 1 से शुरू करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 20 लग गया तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं की गुणा करनी है। फैक्टोरियल 5 मतलब 1 से लेके 5 तक की संख्याओं की गुणा करनी है। तो 1 से लेके 5 तक की जब संख्याओं की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो ये वाला जो फैक्टोरियल 20 है साथियों, ये 120 हो गया, और ये दूसरा फैक्टोरियल 5 है, ये भी 120 हो गया। दोनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 14,400 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 14,400 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फाइनल हो जाएगा 14,400। ठीक है, 14,400 क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 14,400 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रॉड में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जैसे कि एक वर्ड है राम, इसमें 3 अक्षर हैं RAM। मैं आपसे पूछूं कि राम शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए मैं कितने नए शब्दों की रचना कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे कि गुरुजी अभी आपने समझाया था कि 3 अक्षर हैं तो 3 लिख के फैक्टोरियल लगा दो। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कि राम शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करके 6 नए शब्दों की रचना की जा सकती है। ये गणित का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गिनवाओ भाई वो 6 शब्द कौन कौन से हैं, तो आप कैसे गिनवाओगे। आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये होगा RAM राम। दूसरे नंबर पे ऐसा होगा कि R आगे रहेगा, M आ जाएगा, A पीछे चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि साहब A आगे आ जाए, RM हो जाए। मतलब अक्षर 3 ही है RAM, लेकिन आगे पीछे करके कितने नए शब्द बना सकता हूं। या ऐसा भी हो सकता है M आगे आ जाए, MRE हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है MER हो जाए। तो आपने देखा RAM राम शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करके टोटल 6 शब्दों की रचना की जा सकती है। लेकिन अगर ये शब्द सोचो बड़ा होता, कोई साउथ इंडियन होता कि रामा स्वामी चिन्ना स्वामी टाइप, तो अब ऐसे में मैं कहता कि भाई इसके शब्दों के अक्षरों का इस्तेमाल करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वहां पर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती, क्योंकि अक्षर बहुत ज्यादा थे तो उसमें संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बनती। तो 1 बाय 1 उसमें हम चेक करने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। जैसे अब इसी वाले क्वेश्चन में कितना आ गया, 14,400 संभावनाएं बनी है। तो क्या मैं एजुकेशन शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करके जिसमें स्वर एक साथ आए, क्या ऐसे 14,400 सेट या पैटर्न्स बना सकता हूं या लिख सकता हूं कॉपी पे। तो ये साथियों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर हमें इतना टाइम देता है, अगर टाइम को दे दे तो भी 14,400 को बनाने में कितना समय लगेगा। इसलिए गणित की अप्रोच जो है वो यही कहती है कि आप जो है इस तरीके से करेंगे, कॉन्सोनेंट्स एक तरफ कर देंगे, वोवेल एक तरफ कर देंगे, सारे वोवेल्स को एक अक्षर के रूप में देखेंगे। तो टोटल कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 और एक ये 5, तो फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई इन पांचों में भी इंटरनल चेंजेस होंगे तो फैक्टोरियल 5, टोटली 14,400। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित भिन्नों को यानी कि जो फ्रैक्शंस है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाइएगा। फ्रैक्शंस कुछ इस तरह दी गई हैं, जैसे 13 डिवाइड बाई 18, 29 डिवाइड बाई 36, 41 डिवाइड बाई 45, और नेक्स्ट है साथियों 51 डिवाइड बाई 60। आपसे कह रहा है कि टोटल 4 फ्रैक्शंस हैं, आपको बतानी है कि इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी हमारे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूर कम से कम प्रयास करें। एक बार तो कम से कम आप प्रयास करें, ये नहीं प्रयास ही नहीं कर रहे। ठीक है, बताइए क्या आंसर है।
कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो सबसे इजी तरीका है मैं वो बता रहा हूं आपको। जो इसका डिनोमिनेटर है सबको इक्वल कर दो, सारे डिनोमिनेटर्स एक जैसे कर दो। कैसे करोगे? आप देखो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचो जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, जो 18 के भी पहाड़े में आती हो, 36 के भी पहाड़े में आती हो, टेबल यानी पहाड़ा मतलब टेबल, 45 के भी, 45 के भी टेबल में आती हो और 60 के भी टेबल में आती हो। ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या है? 180। ठीक है। अब 18 में 18 में 10 से गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा। 36 में 5 से गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा। 45 में 4 से गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा और 60 में 3 से गुणा करोगे तो भी 180 हो जाएगा। अब जो नंबर का मल्टीप्लाई नीचे किया वैसे ही ऊपर भी करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? रेशो बैलेंस नहीं होंगे, यानी कि भिन्न जो है वो हमारी गलत हो जाएगी। अब भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ठीक, अब देखो 13 की गुणा 10 में की तो 130 हो गया। नीचे वाले छोड़ दोगे तो सारे बराबर ही, 18 दाई 180, 36 पंजी 180, 45 चौके 180, 60 थी 180। 29 में 10 से मल्टीप्लाई करा तो 290 हो गया। 41 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 हो जाएगा और 51 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 हो जाएगा। अब आप ही बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के, सबसे छोटी संख्या इन चारों में कौन सी है? तो आप कहोगे सर 130 सबसे छोटी है। 130 किसको व्यक्त करती है? 13/18। अब 130 से बड़ी संख्या कौन सी है? 153। वो किसको व्यक्त करती है? 51/60। और उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 164, जो व्यक्त करती है साथियों 41/45। और सबसे लास्ट में 290, जो व्यक्त करती है 29/36। ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है कंपैरेटिवली दूसरे नंबर से, उसके सामने इस तरह से मुंह ओपन कर देते हैं साइन का। इसे कहते हैं द साइन ऑफ ग्रेटर। ठीक है। तो ये ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, सबसे बड़ा है। ठीक है। तो ये होगा क्रम, यानी 13/18, 13/18, 51/60, 29/36। 29/36 तो लास्ट में आएगा भाई। और देखो जी बेटा, यहां 5 की गुणा करोगे तो यहां भी तो करोगे। ठीक है साथियों, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 10 का गलत कर दिया। 10 10, 5 5, 4 4, 3 3, तो 29 पंजे कितने होंगे? 145 होंगे। अब 130 यानी 13/18, 145 यानी 29/36, और उसके बाद साथियों 153 यानी 51/60, और 164 मतलब 41/45। ये इनमें रिलेशन बने। ठीक है। 13/18, 29/36, 51/60, 41/45। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या आंसर होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, इसमें बताना है आपको वर्ग कितने हैं। अब आप ऐसे गिनने बैठ जाओगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा बेटा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि गुरुजी इसमें 5 स्क्वायर हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये पूरा बड़ा वाला 5, टोटल 5 स्क्वायर है। अभी मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता था, ये तो हो गई मतलब सिंपल। अगर मैं इसी चीज को ट्रिक से करूं, मतलब गणित के सवाल को ट्रिक से करूं,
क्वेश्चन है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। मैं ट्रिक से बात करूं तो कैसे करूंगा, देखो ये एक है, ये दो है, मतलब ये एक खाना है, एक ये दूसरा खाना है, दो है। अब ये जो एक और दो, दो खाने के नंबर हमने सबसे पहले जो भी इसके खाने थे, खाने का मतलब जो ब्लॉक्स थे उनकी नंबरिंग कर दी। जैसे पहला ब्लॉक एक, दूसरा ब्लॉक दो। अब इन दोनों ब्लॉक्स की जो नंबरिंग है इनका स्क्वायर कर दो। जैसे एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, दोनों को सम अप करके हो गया 5। कितना हो गया साथियों, दोनों का सम अप हो गया 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस तरह की आकृति है उसमें पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या है तो जवाब होगा 5। ठीक है, अब यही अप्रोच आप इधर लगा दीजिए। ये तो ट्रिक हो गया, ये प्रैक्टिकली हो गया। अब इसी अप्रोच को, इस ट्रिक को यहां लगा दीजिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो चारों नंबर्स किया आपने, चारों ब्लॉक्स की जो नंबरिंग किया, इन चारों ब्लॉक्स की नंबरिंग का स्क्वायर कर दो। भाई एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16। जोड़ो, 16 में 9 जोड़ोगे 25, 25 में 4 जोड़ोगे 29, 29 में 1 जोड़ोगे 7 के 30। यानी ऑप्शन नंबर बी 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा साथियों, 30। 30 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरी थी। ठीक है, कितने दिनों के बाद साथियों टोकरी एक चौथाई भरी थी, ये क्वेश्चन। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखूं, ठीक है, मतलब ये तो 24 दिन का जिक्र कर रहा है। कल्पना करिए कि ये सवाल 24 दिन वाला है ही नहीं, ये सवाल 5 दिन का है। कल्पना करिए, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊं उसके लिए मैं आपको
मतलब मैं बता रहा हूं आपको कैसे सोचना होता है इन सवालों में। सबसे पहले मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है 24 दिन वाला नहीं है, 5 दिन का। मतलब हमने छोटा कर लिया डेटा, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊं कि इसका आंसर 24 दिन पे अगर 22 आ रहा है, इसका आंसर 22 होगा। तो वो 22 क्यों होगा, उसके पीछे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, उसको दर्शाने के लिए छोटा नंबर मान लेते हैं। अब देखो, पहले दिन टोकरी में एक अंडा था, पहले दिन, ठीक है। बंदा दूसरे दिन आया, उसने देखा कि टोकरी में कितने अंडे हैं, एक। तो उसने दूसरे दिन भी एक अंडा रख दिया, क्योंकि पहले दिन एक था तो दूसरे दिन भी एक रख दिया। फिर वो तीसरे दिन आया, उसने तीसरे दिन आकर देखा कि टोकरी में टोटल कितने अंडे हैं, टोटल पहले दिन का एक, दूसरे दिन का एक, यानी कि टोटल 2 अंडे हैं, तो उसने 2 अंडे रख दिए। वो फिर चौथे दिन आया, उसने देखा टोकरी में अब कितने अंडे हैं, तो पहले दिन एक, दूसरे दिन एक, तीसरे दिन 2, यानी टोटल 4 अंडे हैं, तो उसने 4 रख दिए। फिर वो पांचवें दिन आया, पांचवें दिन क्वेश्चन के हिसाब से आखिरी दिन आया, और उसने देखा कि टोकरी में कुल कितने अंडे हैं, तो 4 और 2 6, 7 और 1 8, 8 अंडे हैं, तो उसने 8 अंडे रख दिए। अब वो कह रहा है कितने दिनों के बाद टोकरी में, कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। साथियों 5 दिन में टोकरी पूरी भर जाती है, यानी कि 5 दिन में टोकरी में टोटल 8 अंडे आ जाते हैं, और 8 अंडों पर टोकरी पूरी भर जाती है, ठीक है। तो आधी कब भरी होगी भाई, 8 अंडों पर पूरी भर जाती है, तो 4 अंडों पर आधी भरेगी, यानी कि चौथे दिन आधी भरी होगी, और तीसरे दिन 1/4 भरी होगी, ठीक है। तीसरे दिन कितनी भरी होगी, 1/4। यानी कि साथियों जितना भी हमें आखिरी दिन दिया जाता है, उसके उस जितना भी आखिरी दिन दिया गया है, जितने, मतलब इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, जितने भी कुल दिन दिए गए हैं उसमें से अगर आप एक माइनस करोगे तो आधी टोकरी भरेगी, आधी टोकरी भरेगी, ठीक है। अगर अगर जितने भी दिन दिए हैं, अगर इसमें से 2 माइनस करोगे तो हमेशा 1/4 टोकरी भरेगी, इस तरह के सवालों में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मूल क्वेश्चन। मूल क्वेश्चन क्या है, 24 दिन का जिक्र करता है। तो 1/4 टोकरी भरने में कितना समय लगेगा भाई, कुल दिन कितने हैं 24, उसमें से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर ए 22। 22 दिन में टोकरी 1/4 होगी, 23वें दिन टोकरी आधी हो जाएगी, और 24वें दिन टोकरी पूरी भर जाएगी, ठीक है। 24वें दिन क्या होगी साथियों, जो टोकरी होगी वो फुल फिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि बताइए। साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप भी बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। हानि कब होती है, जब आप सस्ता खरीद के महंगा बेच देते हो, तभी तो हानि होती है। सस्ता खरीद के महंगा, भाई 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और 5 रुपए की सस्ता खरीद के और सस्ता बेच दोगे तो हानि होगी, सस्ता खरीद के महंगा बेच दोगे तो लाभ होगा। मैंने गलत बोल दिया था, माफी चाहता हूं। अगर सस्ता खरीद के और सस्ता बेचोगे तो हानि हो जाएगी। 10 रुपए की कोई चीज लाके 8 रुपए का बेच दोगे तो 2 रुपए की हानि हो जाएगी। यानी कि साथियों आप ये कह सकते हैं कि जितने में कोई चीज खरीदी उसमें से जितने में कोई चीज बेची उसको घटा दिया जाए तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 30 कुर्सियां साथियों 30 सीपी में खरीद के लाया और उसने बेचा कितने में, 30 एसपी में बेचा, तो जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 6 एसपी के बराबर लॉस हुआ। अब देखो 30 सीपी जैसा है वैसे ही रहेगा, 6 एसपी में माइनस का 30 एसपी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 एसपी। सीपी ऊपर रहेगा, एसपी नीचे आ जाएगा, 36 अपनी जगह रहेगा, 30 नीचे चला जाएगा। साथियों 6 से 36 कटा 6 बार और 6 से 30 कटा 5 बार, यानी कि वो बंदा 6 रुपए की कोई चीज खरीद के 5 रुपए में बेच रहा था, 1 रुपए का नुकसान कर रहा।
1 रुपए का नुकसान कर रहा था, कितने पर? 6 रुपए पर। 1/6 परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे साथियों, 100 की मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दें। ठीक है, अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 2 से 100 कटेगा 50 बार। 3 का भाग 50 में लगाओगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई 3 का भाग 50 में लगाओगे तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 1 जीरो डाल दिया। 3 का भाग 20 में लगाया, 3 छिक्के 18, कितना हो गया? 16 सही 2/3 हो गया। ऐसे ही लिखते हैं ना, 16 सही 2/3%। 16 कंप्लीट 2/3%। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें आगे। दोबारा बता दूं, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लो एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी एक वस्तु को खरीदने की कीमत सीपी थी, तो 30 वस्तुओं को 30 जो आर्टिकल्स थे उनको खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? 30 सीपी। भाई एक वस्तु खरीदने पर सीपी खर्च हुआ और 30 यानी 30 वस्तुएं खरीदने पर 30 सीपी वस्तुएं, 30 सीपी रुपया खर्च हुआ। ठीक है, तो यहां आ गया 30 सीपी। 30 सीपी को बेचा 30 एसपी पर, तो उससे हानि कितनी हुई? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 6 एसपी। सीपी जैसा वैसी रहा, माइनस का 30 एसपी प्लस के 6 एसपी से जुड़ा 36 एसपी हो गया। सीपी डिवाइड बाई एसपी 36/30 6/5 यानी कि 16 कंप्लीट 2/3%। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भाई, बहुत ही इजी सवाल है, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वां सवाल है साथियों। देखो क्या आंसर होगा बेटा इस सवाल। देखो बेटा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, मतलब अंकों का अगर गुणनफल करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो यहां पर 3 ऑप्शन है, 49, 73 और 84। अगर मैं इनके अंकों की गुणा करूं तो 36 आना चाहिए। 4 की गुणा 9 में करूंगा 36 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 7 की गुणा 3 में करोगे 21 आएगा, पर वो कह रहा है 36 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 की गुणा 4 में करोगे 32 आएगा, पर वो कह रहा है 36 आना चाहिए, तो ये सी भी आंसर नहीं होगा। अब 49 आंसर हो सकता है। फिर कह रहा है संख्या में से अगर 45 घटा दिया जाए, यानी कि 49 में से 45 घटा दिया जाए तो 4 आएगा, पर वो कह रहा है कि अंक पलट जाते हैं, यानी 49 में से 45 को अगर माइनस कर दोगे तो अंक पलट जाएंगे, यानी कि यहाँ कितना आना चाहिए? 94 आना चाहिए, 94। जहां 9 था वहां 4 हो जाएगा, जहां 4 है वहां 9 हो जाएगा, यानी कि 49 के अंक पलट दिए जाए तो 94 94 बनता है, ऐसा होना चाहिए। पर भाई 49 में से अगर आप 45 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 94 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया साथियों? ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी भी नहीं होगा इसका आंसर कि उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं। इसका आंसर है कि सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, क्योंकि वो नंबर क्या होगा साथियों? 94 होगा वो नंबर। 94 के अंकों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 चौके 36 होता है, पहली कंडीशन। अंकों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 36 होता है। दूसरा प्रिय साथियों, 94 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तो आपको 49 मिलेगा, यानी कि 94 के अंक आपस में क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। अंक क्या हो जाएंगे?
पलट जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 94, जो कहीं नजर नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सभी विद्यार्थी, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 19वें सवाल को देखेंगे। चलो भाई, समय समाप्त हो गया, देखते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो जीरो आ जाता है। तो बताइए ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे साथियों क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई मैं बी सी सी ए बी का एलसीएम ले लूं, फिर ऊपर आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ऐसे बन जाएगा। तो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डिवाइड बाई ए बी सी, इतना डिफिकल्ट मैं क्यों करूं, है ना। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसका शॉर्टकट तरीका, जो कभी गलत नहीं होगा। भाई उसने ये तो बताया नहीं कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो आप अपने मन से जो चाहे वो मर्जी मान लो वैल्यू। मैं मान लेता हूं कि ए 2 है, बी बी माइनस का 1 है, मतलब ये कल्पना करता हूं मैं कि ए का मान है 2, 10 का 2, बी का मान है माइनस का 1 और सी का मान है माइनस का 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर मैंने एक ही ये वैल्यूज मान ली कल्पना में, तो क्या ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल जीरो ही होता है भाई। 2 प्लस बी की जगह -1 प्लस सी की जगह -1, दो में से घटाए एक में से घटाए 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब बस ये जो एबीसी की वैल्यू आपने मानी थी, जिसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, अब उसको यहां पुट करके रख दो बस। ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी सी यानी -1 का मल्टीप्लाई -1 में करना है, प्लस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई सी ए यानी -1 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस सी स्क्वायर यानी कि साथियों -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी यानी कि 2 का मल्टीप्लाई -1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 की गुणा -1 में करेंगे 1 ही आएगा, प्लस का और उसका 4 में भाग लगाएंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए टेंशन ले लेना। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 होता है, और ऐसे ही यहां पर कंडीशन बनेगी 1/-2। ठीक है, अब साथियों क्या करेंगे, 4 यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कॉमन ले लो तो बचा क्या 1/2 प्लस 1/2। साथियों दो आधे को जोड़ोगे तो 1 बनेगा, तो 4 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए 3 क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखें। 4 is raised to the power x plus 1
प्लस 4 इज रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। आपसे पूछ रहा है कि इसको सोल्व करिए, तो करिए भाई सोल्व, देखते हैं कितना आप अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 वैल्यूज आपके सामने हैं। चलिए सर, देखो बेटा, इस सवालों को करने के लिए ऐसा कोई सवाल आ जाए तो ज्यादा वो मतलब कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कि हम इसमें लगाएं सर्ट्स के लॉ, मतलब पावर इंडिसेस सर्ट्स, कुछ नहीं। ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 है, कल्पना करिए कि x की वैल्यू क्या है साथियों, 0। वो आपसे पूछ रहा है इसका हल क्या है, मतलब वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। कल्पना करिए कि x की वैल्यू 0 है, तो कंडीशन क्या बनेगी, और जहां x है वहां 0 रख दो। 0 में एक जोड़ा 1 प्लस 4, एक में से 0 घटाया तो 1। भैया 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 ही होता है, तो दो 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 होगा। क्या 8 10 के बराबर होता है, जवाब है नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब ये तो हमने ऑप्शन नंबर ए माना था, अब हम मानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कल्पना करते हैं, अब 4, जहां एक्स है वहां हाफ रख दो। साथियों देखो, एक में आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का आधा। एक में से आधा घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, ये 4 की, अब ये जो लिखा हुआ है 4 इज रेज टू द पावर 3/2, इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है 4 की घात 3 पूरे की घात 1/2। इसकी मीनिंग क्या है, 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/2। अब ये कहोगे गणित के किस नियम से है, तो इसमें रूल लगता है x की पावर m और पूरे की पावर n हो तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि साथियों, अगर 4 इज रेज टू द पावर 3 है और पूरे की पावर 1/2 है, तो 3 और 1/2 का मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, और 64 की पावर 1/2। और किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब है कि आपको अंडर रूट का, अंडर रूट 64 होता है साथियों 8। तो 4 की पावर 3/2 किसको रिप्रेजेंट करती है, 8 को। ये सब 10 के बराबर चल रहा है। और 4 का आधा यानी कि 4 का अंडर रूट 2। साथियों, क्या 8 और 2 को जोड़कर 10 होता है, जवाब है हाँ 10 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर नहीं था, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर नहीं था, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1/2। यानी ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल करके साथियों इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, आसान तरीके से एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। देखो भाई, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 है, जैसे 4 के ऊपर 1 है, तो मतलब हमें 4 ही लिखना है। लेकिन अगर 4 के ऊपर 1 पावर नहीं है, 1 का आधा है यानी हाफ पावर है, 4 के ऊपर पावर क्या है, 1/2, तो उसका मतलब है कि मुझे 4 का वर्गमूल लेना है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 2 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज आपने यहां देखी कि भाई 64 की पावर 3/2 थी, यानी कि 4 की पावर 3 निकालकर हाफ कर दो, या 4 का हाफ कर दो, मतलब 4 की पावर हाफ करके, यानी 4 का स्क्वायर रूट निकाल के उसका क्यूब कर दो। दोनों ही तरीके से 8 ही आएगा। दोनों ही तरीके से कितना आएगा साथियों, 8 ही आपको प्राप्त होगा आंसर। ठीक है, मतलब आंसर नहीं, 4 की पावर 3/2 की वैल्यू 8 ही मिलेगी, दोनों ही कंडीशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने है।
और ये शायद मैंने पहले सॉल्व करा था, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ये कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, एक पॉलिनोमियल जी एक्स से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना मिलता है, तो जी एक्स की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना, खतरनाक, रूह कपा देने वाला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी है जब आपके पास ट्रिक है तो। अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जो ट्रिक पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, और आपको बड़ा इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। फिर मैं आपको उस ट्रिक से प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उस ट्रिक से। पहले आप प्रयास करके देखिए साथियों, बताइए क्या आंसर हो। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नंबर है एक्स, मतलब एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को दूसरे एक बहुपद से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वो बहुपद इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो x² माइनस 1 होगा, ये x² प्लस एक्स प्लस 1 होगा, ये x माइनस 2 होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें भागफल यानी क्वोशिएंट के रूप में x² माइनस एक्स प्लस 1 मिलता है, और रिमाइंडर के तौर पर माइनस 2x प्लस 4 मिलता है। तो बताइए वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली ट्रिक ये है साथियों कि हम क्या करेंगे, तीनों ही जो वैल्यूज दी गई हैं पॉलिनोमियल्स को जीरो के बराबर रख देंगे, ठीक है। जैसे x² माइनस 1 को जीरो के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो x की वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूंगा तो माइनस के 2 में x की गुणा करो यानी 1 की गुणा करो तो माइनस का 2, माइनस 2 को 4 में जोड़ोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, जीरो आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये x माइनस 2 है, अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख, इस पूरे को जीरो के बराबर रख दूं तो x की वैल्यू 2 हो गई। अब ये x की वैल्यू 2 कहां कहां सेटिस्फाई करेगी, देखो x की वैल्यू 2 को यहां रख दो, माइनस 2, मतलब जहां माइनस 2 है वो तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2 जैसा वैसे ही रहेगा, x की जगह आपने 2 रख दिया, प्लस के 4, माइनस 2 की गुणा 2 में करी तो माइनस के 4 प्लस के 4 यानी कि 0 हो गया। आपने देखा साथियों, जैसे ही आपने x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू 2 आई, और यहां भी आपको पॉलिनोम ये जो रिमाइंडर था यहां भी 0 मिलता, ठीक है। और कमाल देखिए, ये जो x की वैल्यू 2 है अगर इसे यहां पुट करके रखोगे यानी x की घात 3 यानी 2 की घात 3 माइनस 3x² यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 की घात 3 साथियों 8 होता है, 2 की घात 4 3, और 4 में 3 की गुणा करेंगे तो 12 होगा, प्लस के 2 प्लस के 2, यानी कि अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा। यानी कि ये जो x माइनस 2 था इसको जैसे हमने 0 के बराबर रखा तो हमें x की वैल्यू 2 मिल गई, और इस x की वैल्यू 2 से जो मेन हमारा नंबर था वो भी 0 पहुंच गया, यानी वो भी 0 के इक्विवेलेंट हो गया, रिमाइंडर भी 0 के इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि इसने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया क्वेश्चन को करने का। अभी मेरे को प्रूफ करना है कि भाई x माइनस 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को मैं gx से डिवाइड करूं तो gx की वैल्यू क्या है। मैंने कहा gx की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 x माइनस 2 है, यानी कि साथियों आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है, यहां लिख देते हैं इसको, x माइनस 2 को डिवाइड करना, x माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को। यहां पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, x² माइनस एक्स प्लस 1, और लास्ट में बचना चाहिए माइनस 2x प्लस। अगर ऐसा होता है
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि x माइनस टू जो है, जो हमने ट्रिक लगाई थी वो सही लगाई थी और x माइनस टू सवाल का सही उत्तर। सबसे पहले x है, यहाँ x क्यूब है, अगर मैं x माइनस टू का x स्क्वायर बार गया तो x की गुणा x स्क्वायर में किया तो x क्यूब हो गया, माइनस की गुणा प्लस में की तो माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब साथियों देखो, हमें एक्स क्यूब को खत्म करना है, तो यहाँ जो प्लस है इसको माइनस कर दो, ये जो माइनस है इसे प्लस कर दो, चिन्हों को हम पलट सकते हैं, दोनों एक्स क्यूब आपस में कट गई। अब ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर है, प्लस का टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। अब हमने ऊपर से प्लस का एक्स उतार दिया, ठीक है। अब क्या किया साथियों, प्लस का एक्स उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक या प्लस का या माइनस का है, तो एक माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई कर, तो x की गुणा माइनस के x से की तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में किया तो प्लस का टू एक्स हो गया, ठीक है। अब साथियों देखो, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, तो कितना बचा, माइनस का एक्स बचा, कितना बचा, माइनस का एक्स, ऊपर से प्लस का टू उतार दिया। अब साथियों ये वन बार जाएगा क्योंकि यहाँ वन है, तो नीचे क्या बचेगा, x माइनस टू बचेगा। चिन्हों को फिर पलट दो, ये प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, तो माइनस का x माइनस का x यानी माइनस का टू एक्स, प्लस का टू प्लस का टू प्लस का फोर हो गया। तो आपने देखा साथियों कि जब मैंने x माइनस टू से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को डिवाइड किया तो वह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बार गया, और फाइनल जो रिमाइंडर मिलता है मुझे माइनस टू एक्स प्लस फोर मिलता है। यानी क्वेश्चन में दिए गए सभी डेटा को इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो x माइनस टू जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, एक बार इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ आप अपनी कॉपी पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक बार साथियों डायग्राम बनाएंगे सभी बच्चे, हमारे विद्यार्थी, एक बार अपनी नोट देखो बेटा, क्वेश्चन को देखो, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, यानी कि एक कटोरी जैसी आकृति है। अर्धगोला क्या होता है, कटोरी ऐसा होता है, इस तरीके का, ठीक है। इस पर एक खिलौना चढ़ा हुआ है जो कैसा है, शंकु आकार, यानी कॉनिकल शेप में है, ठीक है, एक कॉनिकल शेप में। इसको इस तरीके से कर देते, ठीक है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। साथियों व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 होगी, आधी होगी। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं बेटा, अर्धगोले के अंदर जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्विवेलेंट होती है। अर्धगोले में हेमिस्फीयर में जो एच होता है वो आर के बराबर होता है, ये याद रखना जिंदगी में, ठीक है। हेमिस्फीयर में एच जो होती है वैल्यू वो आर के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5, और कुल ऊंचाई 14.5 है। कुल ऊंचाई कितनी है, 14.5, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, 11 होगा। भाई
O से लेके और O डैश तक 11 होगा, O डैश से O डबल डैश तक 3.5 होगा, तभी तो 14.5 होगा। अब आपसे आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है साहब, पहले कोन का वॉल्यूम निकालो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो हेमिस्फेयर होता है इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर। अब देखो बेटा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 3, तो एच प्लस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हो गया, यहाँ एच बचा, तो एच प्लस 2 आर आ गया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू इसने दी है 3.5, वो भी 2 बार, और नीचे 3 डिवाइड में है। एच कितना है साथियों, एच टोटल हाइट 14.5। ठीक है, टोटल हाइट कितनी है, नहीं टोटल हाइट पूरी नहीं बतानी, टोटल हाइट बतानी है इसकी, एच की जगह 11 आएगा, यानी कि हमें टोटल हाइट बतानी है साथियों कोन की, और 2r कितना है 7, तो 3 से कट गया, 11 7 18, 6 बार कट गया। ठीक है, और 7 से काट दोगे, 3.5 से 7 काट दोगे 2 बार, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो 66 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से 66 कटेगा 33 बार, 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21 का, एक हासिल का 2, फिर 7 तिया 21 हो तो 231 आ जाएगा भाई इसका आंसर, 231 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, 231 क्यूब सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। हमने क्या किया साथियों, कोन का जो वॉल्यूम था वो निकाल लिया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों को सम कर दिया, रिजल्ट आ गया 231। कुछ बातें ध्यान देने वाली थी, जैसे हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट एच और आर बराबर होता है, यहाँ बच्चे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे 14.5 में ये जोड़ देंगे 7, तो 21.5 करेंगे या 18 की जगह, ये कॉमन मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं बेटा, कल मिलता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसी सेक्शन में, इनको कवर कराऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।